यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर, मिनी टेस्ट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मिनी टेस्ट यहाँ पर इसका रहेगा, ये करीब 6वां टेस्ट है ना, 6वां टेस्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका। और यहाँ से अभी हम लोग ने कल देखा था विजन का फुल टेस्ट, एक दिन हम लोग फुल करेंगे, एक दिन यहाँ पर मिनी टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते क्वेश्चन यहाँ से इसके क्या क्वेश्चन है। और यहाँ पर ज्योग्राफी का यहाँ पर पेपर है। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। इसमें बोले चट्टानों के अपक्षय के कारण में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, पहला देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि पर चट्टानों के अपक्षय के कारण में वर्षा में महत्वपूर्ण कारक ये भौतिक और रासायनिक दोनों तरह से अपक्षय करता है। ठीक है, पहला सही है। जल वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। सेकेंड बात, वर्षा जल में वायुमंडल से घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है, जिससे यहाँ पर थोड़ा अम्लीय हो जाता है ये। तीसरी बात है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है। तीसरी बात यहाँ से वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी घुली होती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और रासायनिक अपक्षय, जिसको बोलते हैं कार्बोनेशन का कारण एक है, जो यहाँ पर कथन 1 यहाँ पर व्याख्या करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा निर्माण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, जलवायु कारक अपक्षय की दर को प्रभावित करती है। सेकेंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु कारक जैसे वर्षा, तापमान, अपक्षय की दर और यहाँ पर प्रकाश के सीधे इससे प्रभावित करेगी। ठीक है, जो मृदा निर्माण का पहला चरण होता है। सेकेंड बात है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है, जनक सेलें मृदा की संरचना में पारगम्यता को निर्धारित करेंगी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जनक सेलें जिसको बोलते हैं मूल चट्टान है। जनक सेलें आ गया पेपर में लिख के, तो आप कट कर क्या होगे, सोचोगे क्या होता है ये, इसको बोलते हैं मूल चट्टान। मूल चट्टान मृदा के खनिज संगठन या रंग बनावट, संरचना या पारगम्यता, ये पानी रिसने की क्षमता को निर्धारित करती है। तीनों बातें सही है। आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम और इनके क्षेत्र। टाइफून, टाइफून क्या होगा, तीसरे कहाँ से, पहला टाइफून हिंद महासागर, ये गलत हो जाएगा। टाइफून के मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत महासागर क्षेत्र जैसे दक्षिण चीन सागर, जापान में आता है। हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। चक्रवात दक्षिण चीन सागर, ये बात क्या होगी, गलत है। अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि ऊपर बताया मैंने कि इसमें दक्षिण चीन सागर इन्हें टाइफून कहता है। हरिकेन, हरिकेन यहाँ से होगा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट में आता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, ये बात यहाँ से करेक्ट है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम होगा। 3, 4 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैक कार्बन के बारे में विचार करना है। ब्लैक कार्बन काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, याद रखना है। इस पर मैंने डेली टारगेट मैंने इस पर टॉपिक दिया हुआ था। काफ़ी टॉपिक मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कराया था, 3 क्वेश्चन थे इस पर। ब्लैक कार्बन मैंने पूरा टॉपिक दिया था पढ़ने को, और 3 क्वेश्चन भी समझाते कैसे क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन थी मान लो, 3 क्वेश्चन करीब मैंने वहाँ से बनाए थे। तो 4 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, आप डेली टारगेट अगर फॉलो करते हो, इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट को डेली फॉलो करो। डेली मैं आपको देता हूँ लगे, ठीक है। उन सबके टॉपिक आप कितने पढ़ चुके हो, कितने नहीं पढ़ चुके हो, मैच करो। जो नहीं पढ़ चुके उनको पढ़ो, जो नहीं मिल रहा है मेरे से पूछो, है ना। तो इतना सब आपको फैसिलिटी मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हो तो आप ये चीज़ें छूटेंगी। यूपीएससी प्रीलिम्स सब एग्जाम देने जाओगे तो। साथ में 20 क्वेश्चन भी मैंने स्टार्ट किए, 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आप कवर कर सकते हो। अगर कहीं आपका पढ़ा हुआ है या छूटा है तो वहाँ पे इसको कवर कर सकते हो, राइट। तो आते हैं ब्लैक कार्बन के बारे में। देखो, ब्लैक कार्बन जो है एक यहाँ पर गैसीय पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगा या उत्पन्न होता है। पहली बात गलत है, क्योंकि ब्लैक कार्बन एक गैसीय पदार्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ है, पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है। ये वातावरण में समय की एक छोटी अवधि के लिए रहता है और जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कार्बन वायुमंडल में जीवन काल काफ़ी कम होता है और कुछ दिनों कुछ हफ्तों तक ही। आपसे बोलेगा जो इसका जीवन काल होता है ये करीब 1 महीनों तक हो सकता है, ऐसा करके बोलेगा, या 30 दिनों तक होता है। तो आपको याद रखना है, स्टेटमेंट गलत नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये शक्तिशाली जलवायु प्रदूषक है जो जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण योगदान देगा। सही बात है। तीसरा है, ये पृथ्वी की सतह के
एल्बिडो को कम करता है जिससे तापमान में वृद्धि होगी, यह वृद्धि होती है। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि ये बर्फ और अन्य सतहों पर जमा होकर उनकी परिवर्तनशीलता एल्बिडो को कम कर देती है, जिससे सतह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और तापमान में वृद्धि होती है। 2, 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु की गति को प्रभावित करने वाले बलों के संबंध में विचार करना है। वायु के संचलन के दौरान कोरियोलिस बल दाब, प्रवणता, बल की दिशा समानांतर काम करता है। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि कोरियोलिस बल दाब, प्रवणता, बल की दिशा के लंबवत कार्य करता है, समानांतर नहीं करता है। ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवा को विक्षेपित करेगा। सेकेंड बात है, जब कोई घर्षण नहीं होता है तो दाब, प्रवणता बल कोरियोलिस बल द्वारा संतुलित होता है, तो परिणामी वायु को भूविक्षेपी पवन के रूप में जाना जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि जब वर्षण की अनुपस्थिति में दाब, प्रवणता जो बल होता है और कोरियोलिस बल होता है एक दूसरे को संतुलित करता है, तो हवा समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। इस परिणामी पवन को भूविक्षेपी पवन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के अल्यूसियन द्वीप समूह के निकट और अटलांटिक महासागर के ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच किस वायुदाब पेटी के कारण निम्न वायुदाब केंद्र पाए जाते हैं? आंसर छठे का हो जाएगा, ये पाया जाता है। एक तो उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, सही आंसर होगा। इसकी अवस्थिति क्या होती है? देखो, इसकी जो अवस्थिति होती है ये प्रशांत महासागर से एल्यूसियन द्वीप समूह और अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच क्षेत्रों को सर्दियों के दौरान कम दबाव वाले क्षेत्रों में विकसित करती है। कारण क्या होता है इसका? क्योंकि ये क्षेत्र लगभग 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास स्थित है, जहां उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहां ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवा और उपोष्णकटिबंध से आने वाली गर्म हवा आपस में टकराती है, जिससे हवा ऊपर उठती है और कम दाब क्षेत्र बनता है। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन 7वां है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में विचार करना है। इनकी ऊर्जा वायु राशियों की तापमान, आर्द्रता और घनत्व संबंधी विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, जहाँ पर लेटेंट जो हीट है कंडेंसेशन उससे प्राप्त करती है, न कि वायु राशियों की भिन्नता से, राइट। और वायु राशियों की भिन्नता शीतोष्ण चक्रवात है जो उसकी विशेषता होती है। पहली बात गलत है। प्रबल एल नीनो वाले वर्षों के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में प्रचंड चक्रवात आते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? कल मैंने टॉपिक दिया था एल नीनो पढ़ने के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में डेली टारगेट में तो यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, निम्न ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण जो होता है उच्च कपासी मेघ वर्षा चक्रवाती भंवर के विकास को बाधित करती है। तीसरी बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर चक्रवात के विकास के लिए निम्न लो ऊर्ध्वाधर पवन अवरूपण आवश्यक होता है और उच्च पवन अवरूपण चक्रवात की संरचना को बाधित करता है, जबकि निम्न अवरूपण इसे विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा गलत है, पहला गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, उत्तरी मैदानों के संबंध में भावर का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? बताना है आपको यहाँ से 8वें का। तो यहाँ से उत्तरी मैदानों के संबंध में भावर का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? आंसर हो जाएगा 8वें का सही आंसर यहाँ से ये करता है। देखो, भावर जब नदियों हिमालय से नीचे उतरती हैं तो वे शिवालिक की तलहटी में भारी पत्थर, कंकड़ और गोलर्स में जो जीव जमा करती हैं और इसे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ संरंध्रता है ना, पोरोसिटी इतनी अधिक होती है कि वे छोटी नदियाँ और धाराएं अक्सर सतह के नीचे विलुप्त हो जाती हैं और आगे चलकर तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। आंसर क्या होगा? 8वें का करेक्ट आंसर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर है, तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में विचार करना है। इसे बर्फ से ढके क्षेत्रों में देखा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि बर्फ से ढके एल्बिडो क्षेत्रों में एल्बिडो अधिक होता है, जिससे सतही जल्दी ठंडा हो जाता है और ऊपर हवा गर्म हो जाती है और ये व्युत्क्रमण के लिए आदर्श होती है। पहली बात करेक्ट है। ये वायु राशि जो वायु के स्थिरीकरण की स्थिति उत्पन्न करता है, जो ऊर्ध्वाधर वायु गति को रोकता है, यह मंद करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर समानता ऊंचाई वाले तापमान घटेगा, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमण ऊपर गर्म होता रहता है और यह हवा ढक्कन की तरह काम करती है जो वायु के लंबवत प्रभाव करती है और रोककर स्थिरता लाती है। तीसरा है, रात्रि के तापमान व्युत्क्रमण की स्थिरता आमतौर पर सूर्योदय के बाद नष्ट हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है।
आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 9वें का सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, मृदा प्रोफाइल में पाए जाने वाले ओस स्तर के संबंध में विचार करना है। इसमें मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा प्रोफाइल में पाए जाने वाले ओस स्तर के संबंध में विचार करना है। इसमें मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अत्यंत कम होती है। 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर ओस स्तर जो ऑर्गेनिक हैलोजन है उनके मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों में पत्तियां, मृत जीव उससे बना होता है, और खनिज पदार्थ मुख्य रूप से इसके नीचे इस स्तर में पाए जाते हैं। ये वन क्षेत्र में समानता अनुपस्थित होता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो ये संस्तर विशेष रूप से वन क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पेड़ पौधे अवशेष जमीन पर बिखरे रहते हैं, लेकिन रेगिस्तानी या कृषि वाले क्षेत्रों में अनुपस्थित हो सकते हैं। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? बी। यहाँ से बी नहीं, आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो डी होगा ना? हाँ, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी जितनी ताप ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में विकिरित करती है, वह सूर्य से अवशोषित ताप ऊर्जा मात्रा से अधिक होती है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जितनी ऊर्जा सूर्य से अवशोषित करती है उतनी वापस अंतरिक्ष में विकसित करती है। यदि विकसित ऊर्जा जो होती है या विकृत जो ऊर्जा होती है अधिक होती है, तो पृथ्वी लगातार ठंडी हो जाती है और एक संतुलन बनाती है। पहला गलत होगा। सूर्य बोला कि लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में ताप उत्सर्जित करता है, और पृथ्वी इसे दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जित करेगी। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर काफी गर्म है, इसलिए यहाँ पर वो लघु तरंगदैर्घ्य शॉर्ट वेव विवरण क्या होता है? विकिरण उत्सर्जित करता है, और पृथ्वी ठंडी होने के कारण दीर्घ तरंगदैर्घ्य जो होता है लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होता है इसको वापस ऊर्जा भेजती है। ठीक है, तो सेकंड बात करेक्ट हो जाएगी। पृथ्वी द्वारा परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा को पृथ्वी का अल्बेडो कहा जाता है, जो लगभग 30% है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का वह हिस्सा जो सतह से टकराकर बिना अवशोषित हुए वापस लौट जाता है एल्बेडो कहलाता है, और पृथ्वी का औसत एल्बेडो लगभग 30 से 35 होता है। ठीक है, 2, 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भू प्राकृतिक जो यहाँ पर संचलन होते हैं इसके बारे में विचार करना है। उद्गाररत या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी की ढलान प्राय पंख प्रवाह होता रहता है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वतों की ढलान पर राख, धूल और पानी मिलकर अक्सर लहार या कीचड़ प्रवाह बनाते हैं, और ये सक्रिय ज्वालामुखी में काफी समान बात है। मलबा अवधाब वनस्पति आवरण वाले या वनस्पति आवरण रहित आर्द्र क्षेत्रों की विशेषता होती है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि मलबा अवधाब जो है ये आर्द्र क्षेत्रों की विशेषता है, जहां वनस्पति हो या ना हो, भारी बारिश के कारण मलबा तेजी से नीचे गिरता है। प्रवाहित जल जो होता है ये हिमानी वायु लहरें या धाराएं, जैसे यहाँ पर कोई भी भू आकृतिक कारक वृहद संचलन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि वृहद संचलन जो होता है, मास मूवमेंट जो होता है, ये पृथ्वी में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण मुख्य रूप से होता है। ठीक है, और प्रवाहित जल, हिमानी वायु आदि के यहाँ पर अपर्दन के कारक होते हैं, वे वृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं। तो देखो, तीसरा, दूसरा, पहला सभी यहाँ से करेक्ट है प्राकृतिक संचलन के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संचलन के बारे में पॉइंट आप नोट कर लो लिख करके। ठीक है, ये टॉपिक है, सभी करेक्ट है, सभी करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, है ना, सी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, विगत कुछ वर्षों में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हो गए या कमजोर हो गए। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति और तीव्रता में बदलाव आया है, जिससे यहाँ पर वे या तो देरी से आ रहे हैं या कमजोर हो जा रहे हैं। पहला सही है। सेकंड, दिसंबर माह के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जल धाराओं के उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? 13 का सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि गर्मी सर्दियों के दौरान यहाँ पर जो उस उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जल धाराएं हैं ये हिमालय के दक्षिण की ओर विस्थापित होती हैं, और उत्तर की ओर विस्थापन गर्मियां मानसून की शुरुआत में होती है। सेकंड गलत है, पहला सही होगा। करेक्ट आंसर 13 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर, वायुमंडल की संरचना के संबंध में विचार करना है। क्षोभमंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होगी।
14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा पर होती है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि वहाँ संवहन धाराएं तीव्र होती है, 30 डिग्री अक्षांश पर नहीं होंगी। सेकेंड बात है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहा जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करेगी। तीसरा है, आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित होता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि आयन मंडल जो होता है ये मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और मध्य सीमा के ऊपर तक फैला होता है। केवल तीसरा करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। साफ आकाश जो होता है, शांत वायु, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श दशाएं होती हैं। 15 का पहला यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओस बनने के लिए शांत हवा, साफ आसमान, ताकि पृथ्वी तेज ठंडी हो सके, और लंबी रातें और उच्च सापेक्ष आर्द्रता जरूरी होगी। यहाँ पहली बात सही है। सेकेंड बात है, ओस के निर्माण के लिए उसांक बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे होना आवश्यक होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओस बनने के लिए उसांक जो है ड्यू पॉइंट का जमाव बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना अनिवार्य होता है। यदि उसांक जमाव बिंदु से नीचे चला जाए तो ओस के बजाय पाला या तुषार बन जाता है। सिर्फ पहला करेक्ट है, एक आंसर होगा क्वेश्चन 15 का, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, भारत के यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है उसके बारे में विचार करना है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियां और सरिताओं द्वारा वहित तथा निक्षेपित किया जा सकता है या निक्षेपित किया गया है। 16 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदाएं निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के जमाव से बनाया गया है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, समानता इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है लेकिन पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जलोढ़ मृदाओं में आमतौर पर पोटास की मात्रा अधिक होती है लेकिन फास्फोरस नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यहाँ पर अपोजिट दे रखा है, लिखा हुआ उल्टा लिखा है ना। एक करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, चट्टानों के अपर्दन के संबंध में विचार करना है। अपर्दन चट्टानों के विखंडन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ना कि परिवहन को। 17 का पहला गलत होगा, क्योंकि अपर्दन जो इरोसन होता है इसमें केवल चट्टानों का टूटना नहीं बल्कि यहाँ पर उनका परिवहन भी शामिल होता है। केवल टूटने से अपक्षय, टूटने को अपक्षय कहेंगे, है ना। पहला गलत हो गया। सेकेंड, प्रवाहशील जल हिमानी और वायुपर्दन के कारक होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि बहता जल हिमानी और वायुपर्दन के प्रमुख कारक होगा। अपर्दन एक स्वस्थानीय प्रक्रिया या इन सेतु प्रक्रिया है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर अपर्दन एक बाह्य स्थानीय एक सेतु प्रक्रियाओं की एक सेतु, है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपक्षय स्वस्थानीय इन सेतु होता है। तीसरा यहाँ से गलत होगा। चौथा, अपर्दन विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। अपर्दन यहाँ पर जो है उससे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी जैसे कई स्थलाकृतियाँ बनती हैं। आंसर क्या होगा? दूसरा और चौथा करेक्ट है, डी सही आंसर है। डी नहीं, क्या होगा? पहला गलत है, तीसरा गलत है, 2 और 4 सही है तो 2 और 4 सही है तो क्या होगा? बी करेक्ट है ना। क्वेश्चन 18 है, किसी विशेष जलवायु क्षेत्र प्रदेश के बारे में विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि यहाँ पर शीत ऋतु जो होती है दौरान वर्षा होती है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये हो गया। दूसरा, वृक्षों की पत्तियां छोटी और चौड़ी होती हैं और दूर दूर तक विस्तृत और जिससे छाया का अभाव हो जाता है। ये जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है और शराब उत्पादन यहाँ तक की आर्थिक गतिविधि इसकी होगी। तो तीनों बातें दे रहा है। ये किस चीज की यहाँ पर बात कर रहा है ना। यहाँ पर किस जलवायु की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहा है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, भारत में लाल मृदा का निर्माण हुआ है कैसे? भारत का लाल मृदा का निर्माण हुआ है, देखो, लाल मिट्टी का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रोवीदार जो आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, जिससे ग्रेनाइट और नीस के टूटने से होता है। इसमें जो लाल रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड जो होते हैं, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कौन से क्षेत्र में होती है? जो हमारा क्षेत्र होता है इसमें मुख्य रूप से दक्कन का पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है। ये सब बातें याद रखनी है। आंसर सी करेक्ट है, 19 का सी। क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। एक वायु राशि लगभग एक समान भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करने वाली वायु का भाग होती है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वायु राशि, वायु का प्रवाह
जो वायु है उसका विशाल भंडार है, जिसके यहाँ पर भौतिक गुण तापमान और नमी काफी बड़े क्षेत्र में एक समान होते हैं। वायु राशि तापमान और नमी के नगण्य ऊर्ध्वाधर में भिन्नता होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि एक वायु राशि के भीतर तापमान और नमी में ऊर्ध्वाधर भिन्नता होती है, हालांकि क्षैतिज रूप में वे समान होते हैं। जब दो विपरीत उष्ण और ठंडी वायु राशियां मिलती हैं तो वे वातागर का निर्माण करती हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सी। क्वेश्चन 21 नंबर है, ये तब उत्पन्न होते हैं जब कोरोलिस बल के दबाव या दाब प्रवणता द्वारा संतुलित किया जाता है। ये क्षोभ मंडल मध्य अक्षांशों के समताप रेखाओं के समांतर प्रवाहित होती हैं। घर्षण बल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी की सतह के समीप उत्पन्न नहीं होती हैं। परीक्षित द्वारा निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर भूविक्षेपी पवन है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सी। जब यहाँ पर दाब प्रवणता और कोरोलिस बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, ठीक है, तो वे पवनें समदाब रेखाएं समानांतर चलने लगती हैं। ऊंचाई क्या होती है इनकी? ये पवनें ऊपरी वायुमंडल क्षोभ मंडल के मध्य में चलती, जहां घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है, मृदा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कौन सा गलत है। यहां से जो गलत हो जाएगा उसकी बात गलत है। देखो, ये बोला मृदा के अवक्षालन में सबसे ऊपरी संस्तर में पोषक तत्वों की जैविक जो पदार्थ है उसमें निक्षेपण शामिल होता है। ये बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर मृदा के निक्षालन में पोषक तत्व नीचे में स्तरों में चले जाते हैं, ना कि ऊपर जमा होते हैं, और भारी वर्षाल क्षेत्रों में यही होता है। ये बात गलत होगी। पहली बात क्या है? देखो, पहली बात बोला इसमें कि मृदा का कैल्सीकरण शुष्क या अर्धशुष्क वातावरण में होता है, जहाँ वाष्पोत्सर्जन की संभावना काफी अधिक होती है। सही बात है ना? सही में क्या डिस्कस करना है? सही तो पूरा सही है, ये स्टेटमेंट है ना, उनकी बात सही दे रहा है। गलत होते तो इन लोग की डिस्कशन करते हैं। जैसे कि बोला कि पाउडर मृदा परिच्छेदी का शंकुधारी वनस्पति से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, पॉइंट है ना, ये याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23 है 23, शुष्क क्षेत्र में भू आकृति के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लाया झीलें होती हैं इनका लवण प्रतिशत कम होता है। गलत है, क्योंकि जो प्लाया झीलें होती हैं ये रेगिस्तानी घाटियों से निचले हिस्से में होती हैं, और जब इनका पानी वाष्पित हो जाता है तो वहां लवण जो साल्ट होता है उसका प्रतिशत काफी अधिक हो जाता है, ये कम नहीं होता है। 23 का डी। 24 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्तरी मैदानी इलाकों में निचले प्रवाह में मंद ढलान और नदी द्वीपों के कारण नदी का वेग घट जाता है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उत्तरी मैदानों में ढलान काफी कम होने के कारण नदी का वेग धीमा हो जाता है। ठीक है, और जिससे यहाँ पर नदी द्वीपों का निर्माण होता है। पहली बात करेक्ट है। हिमालय पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों में नदी की अपरदन क्रिया के कारण निचले प्रवाह में नदी का द्वीपों का निर्माण होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि नदी द्वीपों का निर्माण निचले प्रवाह लोअर जो कोर्सेस हैं इसमें नदी के निक्षेपण के कारण होता है, ना कि ऊपरी क्षेत्रों के अपरदन के कारण। ब्रह्मपुत्र मैदान अपने नदी द्वीपों को और बालू के रोधिका के लिए जाना जाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है अपने विशाल नदी द्वीप में, जैसे मौजली है ना, ये बालू रोधिकाओं सैंड जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध होता है। आंसर 1 और 3 सही है। बी क्यों? 1 सही है और 3 सही है, ए यहां से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बादल फटने के संबंध में विचार करना है। बादल फटना समान रूप से कपासी मेघ से जुड़ा होता है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बादल फटना अक्सर कपासी मेघों से जुड़ा होता है जो काफी कम समय से भारी बारिश करते हैं। पहली बात करेक्ट है। बादल फटने की घटना मुख्य रूप से वायु के पर्वतीय उत्थान से संभावित होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है कि ये घटना मुख्य रूप से तब होती है जब नम हवा पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी होकर अचानक बरस पड़ती है। निम्न आर्द्रता स्तर वाले शुष्क क्षेत्रों में बादल फटना अधिक समान घटना होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि बादल फटना उच्च आर्द्रता हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों की विशेषता है, शुष्क क्षेत्रों की नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है, बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की लेटराइट मृदा के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? ये समानता भारी और काले रंग की होती है। ठीक है, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि लेटराइट मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होती है, काली नहीं होती है। इनमें कार्बनिक पदार्थों की ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण निक्षालन होता है, जिससे इसमें ह्यूमस की कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। सेकेंड भी गलत होगा। तीसरा, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती हैं।
तीसरा करेक्ट है क्योंकि मिट्टी सूखने पर ये पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग ईंट बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, सही है। इनका उपयोग व्यापक रूप से मकान निर्माण के लिए ईंट के प्रयोग करते हैं। चौथी बात तो करेक्ट है, और तीसरी बात इसलिए करेक्ट है क्योंकि मिट्टी के उच्च तापमान भारी वर्षा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होती है। 3 और 4 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 26 का डी। 27 नंबर है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में विचार करना है। ये विषुवत व्रत पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं। पहला क्या होगा? 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ITCZ जो है ये भूमध्य रेखा इक्वेटर पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होगा जहां व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। पहला करेक्ट है। शीत ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसलिए पवनों की दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। सेकेंड बात क्या होगा? 27 का सेकेंड बात गलत है क्योंकि शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है, लेकिन यहाँ पर पवन की दिशा के बारे में ये दिया गया है, यहाँ पर विवरण दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ये क्या से आंसर होगा? 28 है, भारत में मानसून के संबंध में विचार करना है। सोमाली जेट धारा का प्रबल होना प्रायद्वीपीय भारत से सुदृढ़ मानसून को प्रोत्साहन करता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि सोमाली जेट धारा हिंद महासागर के ऊपर नमी लाकर भारतीय मानसून को और अधिक शक्तिशाली सुदृढ़ बनाता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा मानसून विच्छेदन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा TEJ है ना, ये काफ़ी सक्रिय होती है, लेकिन ये जब मानसून में विच्छेदित ब्रेक इन मानसून होता है तो ये धारा कमजोर हो जाती है और ये विलुप्त हो जाती है। दोनों बातें सही है। सी। 29 शीतोष्ण चक्रवात के बारे में विचार करना है। शीतोष्ण चक्रवात के बारे में विचार करना है। ये बोला है ये वाताग्र संबंध ये उस वाताग्र के संबंध वर्षा कम अवधि की होती है। पहला 29 का पहला यहाँ से गलत होगा क्योंकि उस वाताग्र के साथ होने वाली वर्षा आमतौर पर लंबी अवधि की और धीमी होती है क्योंकि वह गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर चलती रहती है। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात है, शीत वाताग्र से संबंध वर्षा सदैव गरज और बौछार में होती है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि शीत जो वाताग्र होता है, कोल्ड फ्रंट जो होता है, ये ठंडी हवा भारी होने के कारण गर्म हवा में तेजी से ऊपर ढकेलती है, जिससे यहाँ पर कपासी मेघ बनते हैं और गरज के साथ तेज बौछारें होती हैं। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 30 नंबर है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बारे में विचार करना है। ये शीत आर्द्र जलवायु में निर्मित होता है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गर्म शुष्क और धूप वाले जलवायु में बनता है और शीत आर्द्र जलवायु में क्लासिकल स्मोक बनता है। पहला गलत है। सेकंड, इसका निर्माण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया से होती है। सेकंड सही है। तीसरा, ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का महत्वपूर्ण घटक होगा। तीसरी बात सही हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 2, 3 सिर्फ सही है, बी। 31 है, निम्नलिखित में से किन अभिकर्ताओं या अभिक्रियाओं जो क्रिया होती है उनके परिणाम स्वरूप पठार का निर्माण हो सकता है? आंसर हो जाएगा 31 का पठार का निर्माण हो सकता है। आंसर हो जाएगा एक तो पवन में, ठीक है, पवन जब यहाँ पर लोयस, पठार का निर्माण हवा द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से होता है। सही है। नदियाँ क्रियाएं जो होती हैं, नदी की जो क्रियाएं होती हैं या हिमनदी क्रियाएं होती हैं, ये कटाव के माध्यम से विच्छेदित पठारों का निर्माण करती हैं। हिमनदी क्रियाएं क्या होती हैं? हिमनदी क्रियाएं या नदी क्रियाएं जो होती हैं, इनके कटाव से विच्छेदित पठार के निर्माण होंगे। ठीक है, और प्लेट विवर्तन की जो होती हैं, ये भूगर्भीय हलचलों के जमीन का हिस्सा ऊपर उठने से अंतर पर्वतीय पठार जैसे तिब्बत का पठार बनता है। सभी करेक्ट है। 31 का डी। 32 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है 32। इसमें बोला निम्नलिखित यहाँ पर स्थानीय पवनों पर विचार करना है। 32 का पहला, हरमट्टन, फॉन, चिनोक, बोरा, इनमें से कितनी उष्णकटिबंधीय स्थानीय पवनें होंगी? उष्णकटिबंधीय स्थानीय पवनें हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 3 होंगी। इसमें कौन कौन सी? देखो यहाँ पर पूछा कि कितनी उष्णकटिबंधीय यहाँ पर जो स्थानीय पवनें होंगी, राइट। हरमट्टन गर्म और शुष्क होगी, ठीक है। फॉन गर्म और शुष्क आल्प्स पर्वत में, चिनूक गर्म और शुष्क रॉकी पर्वत में, जो बोरा है ये ठंडी पवन है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 1 2 3 3 बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सी यहाँ से 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 33 नंबर है, निम्नलिखित गैसों को
वायुमंडल में उनकी जो हिस्सेदारी है उसके घटते क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यहाँ से इनका घटता हुआ क्रम यहाँ से देखेंगे तो देखो पहले आपका आएगा यहाँ से नाइट्रोजन 78%, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें नहीं दे रखा है, नाइट्रोजन नहीं दे रखा है, ऑक्सीजन उसके बाद 21%, राइट, ऑक्सीजन आ जाएगा आपका। उसके बाद ऑर्गन 4% ऑर्गन दे रखा है, मतलब सॉरी 4% नहीं, ऑर्गन आपका 0.3%, ठीक है, 0.3% ऑर्गन हो जाएगा। ऑक्सीजन 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है 0.04, राइट, उससे कम हो गई। और हाइड्रोजन एकदम कम, नगण्य, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी। और तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 का हो जाएगा। टाइप से मैच करेंगे तो 2413 बी। क्वेश्चन आगे आते हैं। 2413 किस में होगा, 2413 पहला आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद ऑर्गन हो गया, सही है, और ऑक्सीजन ऑर्गन 2-4, ठीक है, 2-4, और उसके बाद आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड 2-4-1 बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की काली जो कपास मृदा के संबंध में विचार करना कौन सा सही है। ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आमतौर पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये चूना, लोहा और मैग्नीशियम की समृद्धि होती है। सेकंड क्या होगा, गलत है सेकंड भी। तीसरा बोला है ये बहुत लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें इसकी नमी सोखने की क्षमता काफी अधिक हो जाती है। सिर्फ तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन 35 है, अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है उसके बारे में विचार करना है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पवनें नीचे उतरती हैं। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर आईटीसीजेड वह क्षेत्र होता है जहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं और अभिसरण के कारण नीचे नहीं उतरती हैं। जुलाई के महीने में आईटीसीजेड लगभग 20 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ पर स्थिर होती है। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी आईटीसीजेड उत्तर की ओर खिसककर लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ तक रहती है। साउथ नहीं होगा यहाँ पर, बाकी सेम है, डेटा सेम है, लेकिन यहाँ पर साउथ नहीं होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। भारत के गंगा मैदानों के ऊपर स्थित होता, ना कि 20 डिग्री साउथ से 20 डिग्री 25 डिग्री साउथ पर, ये बात गलत हो जाएगी। आईटीसीजेड में बदलाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर देती हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, आईटीसीजेड में कोरलिस बल लगभग शून्य होता है, क्या होगा ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास कोरलिस बल शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैं। सही है, 3-4 सही है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 35 हो गया। 36, निम्नलिखित में से कौन सा धरातल पर होने वाले वर्षण के प्रकार को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक होगा। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर, धरातल पर होने वाली वर्षा, ओलावृष्टि, ये हिमपात मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बादलों को गिरते समय बादलों के स्तर पर तापमान क्या है और हवा की गति कैसी है। यदि तापमान हिमांक से नीचे है तो हिमपात होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है। 37 है, ध्रुवीय भंवर के संबंध में विचार करना है। पहला है, ये पृथ्वी के ध्रुवों के निकट घटित होने वाला उच्च दाब और ठंडी वायु का एक वृहद क्षेत्र होता है। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय भंवर ध्रुव के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र होता है और उच्च दाब का क्षेत्र नहीं, इसमें यहाँ पर हवाएं काफी ठंडी होती हैं, ठीक है, ये गलत होगा। सेकेंड है, ये प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में घटित होता है और ग्रीष्म ऋतु में अनुपस्थित हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्दियों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और गर्मियों में काफी कमजोर पड़ जाता है और ये लुप्त प्राय हो जाता है, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 38 है, निम्नलिखित कथनों में से संकलनों में से कौन सा कैवम क्लाउड का निर्माण सबसे अच्छा वर्णन करता है। कैवम क्लाउड, देखो कैवम क्लाउड जो होता है इन्हें इन्हें होल पंच या क्लाउड्स भी कहते हैं, है ना। इनका निर्माण तब होता है जब बादलों में पानी का तापमान हिमांक से नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं होता है, ध्यान रखना है, लेकिन पानी जम नहीं पाता है, राइट। और जब कोई विमान इन बादलों से गुजरता है तो बर्फ क्रिस्टल के से बनने लगते हैं और बीच में एक बड़ा सा छेद दिखने लगता है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर है, सर्क, अरेत तथा बर्गसुंड ये क्या है? 39 में देखो, ये सभी शब्दावलियां हिमनद द्वारा बनाई गई भू-आकृतियां होंगी। क्या होंगी? हिमनद द्वारा बनाई गई भू-आकृतियां। आंसर क्या होगा? बी 39 का सही आंसर होगा स्थलाकृतियां। हाँ, हिमनद द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां होंगी। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है। अरेत क्या होता है? दो सड़कों के बीच एक नुकीली दीवार। सड़क क्या होता है? पहाड़ों के जिनमें कुर्सी जैसा एक गड्ढा हो जाता है। हार्न क्या होता है? हार्न जब तक सड़क के साथ मिलते हैं तो पहाड़ की चोटी नुकीली हो जाती है। तो ये सब जान सकते हो तीनों। 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर। अपक्षय और बृहद संचलन के संबंध में विचार करना है। अपक्षय बृहद संचलन के लिए एक पूर्व शर्त होती है। पहली बात, यहां से 40 का स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि पहली बात गलत है नहीं, पहली बात गलत नहीं, पहली बात सही होगी, है ना। पहला सही, क्योंकि यहाँ पर अपक्षय बृहद संचलन के लिए एक पूर्व शर्त होती है। सही बात बता रहा है। ठीक है, अपक्षय जो होती है चट्टानों का टूटना, ये बृहद संचलन के लिए एक पूर्व शर्त है क्योंकि इसका ढीला मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, प्रवाहित जल, हिमनद, पवन, लहरें और धाराएं बृहद संचलन के प्राथमिक उदाहरण होंगी। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर बहता जल, पवन और आधी अपर्दन के कारण होंगे और बृहद संचलन के नहीं। बृहद संचलन मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये बात गलत हो जाएगी। चट्टानों के रासायनिक अपघटन का अपक्षय नहीं मनाता है। तीसरी बात गलत, क्योंकि चट्टानों का रासायनिक अपघटन अपक्षय का ही एक हिस्सा होता है। गलत हो गया। ठीक है, आंसर क्या है? कौन सा गलत है? 2 और 3 सी। 41 है, भूगोल के संबंध में वाताग्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? देखो यहां से जो गलत है 41 का आंसर हो जाएगा उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र से दोगुनी तेजी से ऊपर उठता है। 41 का डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ता है और हवा को तेजी से ऊपर ढकेलता है। इसी कारण शीत वाताग्र से मौसम अधिक आक्रामक और तूफानी हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? डी यहाँ से गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर। नदी अपर्दन के संबंध में नदी अपहरण, रिवर कैप्चर घटना कब घटित होती है? आंसर हो जाएगा 42 का, ये घटित होती है कब? जब एक नदी एक दूसरी नदी की तुलना में अधिक प्रवाह और प्रबल अपरदनात्मक स्थिति होती है ना। जब एक शक्तिशाली नदी अपनी घाटी के पीछे की ओर काटती है तो वह पास की जो बहने वाली किसी भी कम शक्तिशाली नदी मार्ग, पानी का जो मार्ग होता है उसको काटकर अपनी ओर मोड़ लेती है। इसे ही नदी अपहरण कहा जाता है। ठीक है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रति चक्रवातों के संबंध में विचार करना है। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी में अधिक समानता और सक्रिय होते हैं। 43 का पहला करेक्ट है। ये प्रायः वर्षा रहित साफ मौसम से संबंधित होते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ये समशीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में आकार एवं क्षेत्र में काफी विशाल होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है, क्योंकि प्रति चक्रवात आकार में चक्रवातों की तुलना में काफी बड़े और व्यापक होंगे। 1 2 3 सी करेक्ट है। 43 का 43 सी। ठीक है, 44 आते हैं। 44 में उष्ण मरुस्थल के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ये उच्च वायुदाब पेटियों में पाए जाते हैं। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अस्वच्छांश या उच्च दाब पेटियों में पाए जाते हैं जहाँ हवा नीचे बैठती है। उच्च मरुस्थल के तट किनारे गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं। सेकंड बात गलत, क्योंकि मरुस्थल के तट पर अक्सर ठंडी धाराएं जैसे बेंगुला पेरुवियन धारा बहती है जो वर्षा को रोकती है। सेकंड गलत होगा, पहला अच्छा सेकंड गलत नहीं। 44 पहला सही, सेकंड गलत होगा ना। पहला सही, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि मरुस्थल के तट पर अक्सर ठंडी महासागरीय धाराएं जैसे कि बेंगुला और पेरुवियन बहती हैं और जो वर्षा को रोकती हैं, गर्म नहीं होगी। तीसरा, समानता इन क्षेत्रों में संवहनी वर्षा होती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि पर मरुस्थल में वर्षा काफी कम होती है और संवहनी वर्षा आमतौर पर विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही होगी, तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, एक सही है। आंसर क्या होगा इसका? केवल एक तो आंसर इसमें नहीं है, कौन सा गलत होना चाहिए इसमें? ठीक है, तो 2 और 3 गलत होगा। इस ट्रीटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, सही कर लो आप। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 45 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज होती है, ये निम्न होती है। 45 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 45 का यहाँ से
अच्छा, यहाँ पर बोला कि किसकी यहाँ पर बात बता रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं। और ये वर्ष पर वर्षण होता रहता है और वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। छोटे छोटे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो ये बात कर रहा है कि इसकी विषुवतीय जलवायु जो होती है उसकी बात कर रहा है। ये विषुवतीय जलवायु क्या होती है? ये भूमध्य रेखा के पास सूरज की किरणों के साल भर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर तापमान में दिन और रात या गर्मी के सर्दी के काफ़ी कम अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ रोज दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है, जिसे साल भर नमी बनी रहती है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 45 का करेक्ट आंसर ए। 46 है आकाशीय बिजली तड़ित के बारे में विचार करना है। आकाशीय बिजली झंझा मेघों के भीतर विपरीत आवेशों के बीच, मेघों में और भूमि पर विपरीत आवेशों के बीच उत्पन्न हो सकती है। 46 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिजली बादलों के बीच इंटरक्लाउड या बादल और जमीनी के बीच यहाँ पर विपरीत आवेश मिलने से पैदा होती है। भूमि पर खुले मैदान में आकाशीय बिजली गिर सकती है, भले वृक्षों की पंक्ति निकट स्थित हो। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिजली हमेशा ऊंची बिंदु या सुचालक के माध्यम से जमीन पर जाने का रास्ता खोजती है और खुले मैदान में खड़ा व्यक्ति या कोई पेड़ बिजली से गिरने से आसान लक्ष्य हो सकता है, ठीक है। ये भी बात करेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थिंग लगाते हैं ना कि यहाँ पर बिजली नहीं गिरे, सीधे कंज्यूम कर ले उसको। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। आंसर 46 का सी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर है, निम्नलिखित पर जोड़े पर विचार करना है। स्थानीय तूफान और लक्षण आम्रवृष्टि। 47 में आम्रवृष्टि, ये क्या होगा? आम्रवृष्टि जो होती है ये मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून के पहले होने वाली वर्षा जो आम को पकाने में मदद करती है, गंगा के मैदानों में नहीं, ये गलत हो जाएगी। सेकेंड है लू, तटीय मैदानों में गर्म और शुष्क हवाएं जो होती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि पर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मैदानों में चलने वाली यहाँ पर गर्म शुष्क हवाएं होती हैं और ये तटीय मैदानों में समुद्र के प्रभाव के कारण नहीं चलती हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। काल बैसाखी बंगाल और असम में क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा, ये बात करेक्ट है क्योंकि ये सही है, ठीक है। आंसर केवल 3 ए। 48 है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन के संबंध में विचार करना है। इसमें वृक्षों की पुष्टा जड़ें होती हैं ताकि यहाँ पर भारी और ऊंचे वृक्षों को सहारा मिल सके। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ वृक्ष काफ़ी ऊंचे होते हैं, इसलिए यहाँ पर सहारा देने के लिए जमीन के ऊपर फैली हुई विशाल जड़ें होती हैं, जिन्हें यहाँ पर बटेट्स रूट्स कहा जाता है, सही बात है। सेकेंड है इनकी विशेषता विशिष्ट लंबवत स्त्रीकृत वनस्पति होती है। सेकेंड में सही, क्योंकि यहाँ पर लंबवत स्त्रीकृत वनस्पति इन वनों में सूर्य के प्रकाश की होड़ के कारण पेड़ों की अलग अलग परतें स्त्रीकरण पाई जाती हैं, जैसे झाड़ियाँ, छोटे पेड़ और फिर विशाल छतरी वाले पेड़, सही है। तीसरा, मृदा में पोषक तत्व और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि मृदा में पोषक तत्व अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की मिट्टी और पोषक तत्व लीचिंग हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर मिट्टी, पोषक तत्व और ह्यूमस की कमी हो जाती है, ना कि प्रचुरता होती है, गलत हो जाएगी बात। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 49 है, 49 बोला है सेल्फ क्लाउड के संबंध में विचार करना है। ये प्रायः शांत और स्थिर मौसम जो दशाएं होती है उसके संबंध में होते हैं। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मौसमी दशाएं सेल्फ क्लाउड अक्सर स्थिर और हिमंक मौसमी दशाओं जैसे गरज के साथ तूफान या ठंडे मोर्चे पर जुड़े होती हैं, शांत दशाओं से नहीं, गलत हो गया। इनका निर्माण तब होता है जब कपासी मेघ से शीत वायु का ऊर्ध्व प्रभाव क्षोभ सीमा तक पहुंचता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि इनका निर्माण तब होता है जब तूफान से निकलने वाली ठंडी हवा नीचे बैठती है और गर्म हवा जो गर्म नम हवा है ऊपर निकलती है। ये कथन तकनीक रूप से पर बादलों के ऊर्ध्वाधर विकास के संबंधित है, जो सेल्फ क्लाउड का आधार बनाता है, ये सही हो जाएगी। तीसरी बात है आर्कस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है इसे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सेल्फ क्लाउड को उनके चाप जैसे आकार के कारण आर्कस क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा और दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 49 का, दो बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। अधिक आर्द्रता के कारण मेघाच्छादित रात में ओस बनने की संभावना अधिक होती है। पहला 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि ओस और मेघाच्छादित रात जो होती है ओस बनने के लिए आसमान साफ क्लियर स्काई होना जरूरी है, ताकि पृथ्वी की गर्मी अंतरिक्ष में जा सके और सतह ठंडी हो, और बादलों वाली रात में पृथ्वी की गर्मी वापस नहीं जा पाती, जिससे यहाँ पर सतह ठंडी नहीं होती है और ओस नहीं बनती है। पहला गलत है। सेकेंड, शीत ऋतु के दौरान धरातल के शीतलन से
वायु संतप्त हो जाती है, जिसके कारण विकिरण कोहरे का निर्माण होता है। सेकंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर विकिरण कोहरा सर्दियों में रात के समय जब जमीन काफ़ी ठंडी हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा यहाँ पर ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है, जिससे विकिरण कोहरा बनता है। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। बी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर जो मिनी टेस्ट है विजन है इसका, इसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 होगा शायद ये, है ना? जो भी नंबर होगा आप देख लो इसको। और इसके आगे हम लोग और भी स्टार्ट करेंगे, भी और भी कंटिन्यू करेंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं। जैसे हमने पॉलिटी का भी करीब 3 से 4 पेपर किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, राइट? उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आगे जो भी सब्जेक्ट आते जाएंगे सब सब्जेक्ट के एक एक पेपर हम लोग यहाँ से सॉल्व, मतलब एक एक सब्जेक्ट के यहाँ पर कम से कम 4-4, 5-5 पेपर सबके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिनी टेस्ट के भी। और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन टारगेट चल रहा है डेली का, वो आपको जरूर करते रहना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली टारगेट से भी क्वेश्चन को और टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, जोड़ना है उससे। ठीक है, कुछ आपको चार्जेस यहाँ पैसे नहीं देने तो क्या प्रॉब्लम होता है पढ़ने को लेकर के आपसे? मैं ये नहीं समझ आता कि आपको इतने अच्छे टॉपिक आपके होते हैं, उन सबको निकाल करके पॉइंट करो, हाईलाइट करो, चीज़ों को पढ़ो। एक एक चीज़ें वहाँ पर ओपन करके दी हुई थी कि निकाल के टॉपिक को, टॉपिक से सब टॉपिक, की पॉइंट सब दिया होता है। एक बार जाके देखो उसको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।